2007 में कोलकाता में घटी एक प्रेम कहानी जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। आज की घटना उस समय की मशहूर लक्स कोजी कंपनी के मालिक अशोक टोडी की बेटी प्रियंका टोडी और कोलकाता के एक साधारण परिवार के लड़के रिजवान रहमान की प्रेम कहानी। यह सच्ची घटना किसी भी फिल्मी कहानी को मात दे देगी। इस घटना को सुनने के बाद आपके मन में कुछ सवाल आ सकते हैं। क्या प्रेम सच में हर बाधा को पार कर सकता है, या कभी कभी जाति, धर्म, वर्ण या प्रशासन और सत्ता के सामने हार मान लेता है? रिजवान रहमान, जो पेशे से एक ग्राफिक डिजाइनर थे, 2004 में उनकी उम्र मात्र 27 वर्ष थी और डिजाइन के साथ साथ वह शिक्षण का कार्य भी करते थे। रिजवानुर रहमान पूर्वी कोलकाता के पार्क सर्कस के तिलजला इलाके में एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। मध्यम वर्गीय परिवार के सदस्य थे। उनका जीवन बहुत ही सरल और सादा था। उनके साथ रहते थे उनकी मां किश्वर जहां, पिता और बड़े भाई रुकबानुर रहमान रिजवान काम करते थे पार्क सर्कस के एरिना मल्टीमीडिया कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर के रूप में। पार्क स्ट्रीट कोलकाता का ऐसा इलाका है जहां रोशनी की चकाचौंध, महंगे और मशहूर रेस्टोरेंट, बड़े शॉपिंग मॉल्स सब मिलाकर जीवन जैसे एक सपना लगता था। वे एरिना मल्टीमीडिया में कंप्यूटर ग्राफिक्स सिखाते थे, जो उस समय एक बहुत ही प्रसिद्ध पेशा था। मात्र 27 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई की दक्षता से कई छात्रों का दिल जीत लिया था, जिसके कारण उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। उनका सादा और सरल समझाने का तरीका और दोस्ताना व्यवहार छात्रों को बहुत आकर्षित करता था। ठीक इसी समय 2004 में उनकी कक्षा में एक 23 वर्षीय युवती का दाखिला हुआ, जिसका नाम था प्रियंका टोडी लक्स कोजी। ऐसा एक नामी ब्रांड था जो कभी पूरे भारत में प्रसिद्ध था। उसी कंपनी के मालिक अशोक टोडी की बेटी थी प्रियंका टोडी। प्रियंका टोडी का जीवन पूरी तरह से अलग था। प्रियंका का जीवन था उच्च वर्गीय समाज की चकाचौंध से भरा। महंगी गाड़ियां, महंगे घर, लेकिन प्रियंका टोडी एक शर्मीली स्वभाव की लड़की थी और ज्यादा बात नहीं करती थी। चूंकि उनके पारिवारिक व्यवसाय को आगे ले जाना था, इसलिए व्यवसाय को और भी बेहतर बनाने के लिए ग्राफिक डिजाइन सीखना उनके लिए बहुत जरूरी था। इसी कारण उन्होंने ग्राफिक डिजाइन का कोर्स करने के लिए रिजवान रहमान की कक्षा में दाखिला लिया। रिजवान का पढ़ाने का तरीका बहुत ही सरल और दोस्ताना था, जो प्रियंका के दिल को छू गया। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती का रिश्ता बन गया। हाय हेलो से शुरू होकर उनकी दोस्ती की गहराई बढ़ती गई। इसके बाद समय बीतने लगा और फिर आया साल 2007, जब उनकी दोस्ती एक प्रेम संबंध में बदल गई। रिजवान और प्रियंका एक दूसरे के गहरे प्रेम में पड़ गए और फिर उन्होंने एक दूसरे से शादी करने की योजना बनाई। लेकिन यह एक बहुत ही जोखिम भरा कदम था, क्योंकि प्रियंका उस समय एक शक्तिशाली पिता अशोक टोडी की बेटी थी और दूसरी तरफ रिजवान रहमान एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिनके पूर्वज और परिवार किसी खास ऊंचे ओहदे से नहीं जुड़े थे। इसके अलावा प्रियंका टोडी हिंदू धर्म की थी और रिजवान रहमान मुस्लिम धर्म के। स्वाभाविक था कि प्रियंका और रिजवान के मन में इसको लेकर डर बैठ गया। शायद एक दिन उनके माता पिता इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रेम में पड़ता है तो उसके लिए कोई भी बाधा नहीं लगती। इसलिए डर होने के बावजूद उन्होंने डर को हराने का संकल्प लिया। उन्होंने सपना देखा कि वे साथ में पूरी जिंदगी बिताएंगे। इसके बाद उन्होंने योजना बनाई कि वे सरकारी नियमों के अनुसार शादी करेंगे। 18 अगस्त 2007 को उन्होंने अपने परिवार को बिना बताए चुपचाप स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत शादी कर ली। हमारे देश में सामान्यतः एक ही धर्म में शादी होती है, लेकिन अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच शादी को लेकर कुछ समस्याएं होती हैं, और यही वह स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसके जरिए एक वयस्क व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार शादी कर सकता है। और उन्होंने इस नियम का सहारा लिया था रिजवान रहमान और प्रियंका टोडी। वे जानते थे कि आगे चलकर यह शादी उन्हें विशेष रूप से मदद करेगी। इस शादी में गवाह थे उनके 3 दोस्त। उस समय मैरिज रजिस्ट्रार थीं शिप्रा घोष और उनके साथ थे सादिक हुसैन, अनुज चट्टोपाध्याय और अनादि चक्रवर्ती। इसके बाद प्रियंका और रिजवान
अपने अपने घर चले जाते हैं और पहले की तरह सामान्य रूप से रहने लगते हैं। सब कुछ सामान्य था। अचानक एक दिन प्रियंका रिजवान रहमान को बताती हैं कि उन्हें एक पति पत्नी की तरह साथ रहना चाहिए। इसके बाद रिजवान अपने बड़े भाई रुकबानुर रहमान को सब कुछ बताते हैं। रुकबानुर रहमान भले ही हैरान होते हैं, लेकिन अपने भाई के फैसले का सम्मान करते हैं और अपने दोस्त मोहिउद्दीन उर्फ पप्पू को अपने छोटे भाई की सारी बातें बताते हैं। दोनों मिलकर रिजवान रहमान और प्रियंका टोडी को एक करने का वादा करते हैं, लेकिन वे तब भी नहीं जानते थे कि यह फैसला उनके लिए भविष्य में कितना भयानक साबित होने वाला है। रिजवान जब अपने भाई रुकबानुर और पप्पू को सब कुछ बता देते हैं, तो वे दोनों ही वादा करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहेंगे। अंततः 31 अगस्त 2007 को वे फैसला करते हैं कि अब से वे एक साथ रहेंगे, यानी प्रियंका रिजवान रहमान के घर आकर एक विवाहित महिला की तरह रहना शुरू करेंगी। योजना के अनुसार प्रियंका अपना सामान लेकर रिजवान के तिलजला वाले फ्लैट में आ जाती है। वह घर बहुत ही साधारण था, कोई खास रईसी इलाका नहीं था। प्रियंका टोडी के लिए यह एक बिल्कुल नई जिंदगी थी, क्योंकि इससे पहले वह एक शानो शौकत भरी जिंदगी जी चुकी थी, जहां पक्के मकान, महंगी गाड़ियां, सजा संवरा घर और मनोहर वातावरण था। प्रियंका और रिजवान अच्छी तरह जानते थे कि जैसे ही यह खबर प्रियंका के घर पहुंचेगी, उन पर किसी न किसी रूप में दबाव डाला जाएगा। इसके लिए उन्होंने पहले 5 पत्र लिखे। पहला पत्र तात्कालिक कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी के नाम, दूसरा पत्र डिप्टी कमिश्नर के नाम, तीसरा पत्र कड़िया थाने के अधिकारी के पास भेजा गया, जो रिजवान का स्थायी थाना था। चौथा पत्र भेजा गया विधाननगर थाने में, जहां अशोक टोडी यानी प्रियंका टोडी का घर था, और 5वां यानी अंतिम पत्र भेजा गया दक्षिण 24 परगना के एसपी को, जहां लिखा था कि हम दोनों वयस्क हैं और अपनी इच्छा से स्पेशल एक्ट 1954 के तहत शादी की है। उन्होंने अशोक टोडी के पैसे और प्रभाव को लेकर अपनी सुरक्षा पर चिंता जताई, क्योंकि प्रियंका के पिता एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे। वह अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते थे, इसलिए उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की अपील की, लेकिन वे पत्र जैसे उनके लिए नई मुसीबतें लेकर आ गए। उधर प्रियंका के घर में अशांति शुरू हो गई थी। आमतौर पर प्रियंका दोपहर 3 बजे तक घर लौट आती थी, लेकिन उस दिन जब 4 बज गए तब भी उसका कोई पता नहीं चला। उसकी मां ने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद आ रहा था। स्वाभाविक रूप से मां का मन डर से भर गया और उन्होंने प्रियंका के पिता यानी अशोक टोडी को खबर दी। इसके बाद अशोक टोडी ने अपने भाई प्रदीप टोडी को फोन किया और फिर वे एरिना मल्टीमीडिया की ओर भागे प्रियंका की खबर लेने के लिए। जब प्रदीप टोडी एरिना मल्टीमीडिया पहुंचे, उससे ठीक पहले अशोक टोडी की छोटी बेटी का फोन आया, प्रियंका टोडी, और उसने बताया कि उसने शादी कर ली है और अब से वह अपने पति के घर ही रहेगी। यह खबर अशोक टोडी के लिए जैसे आसमान से बिजली गिरने जैसी थी। वह पहले से ही रिजवान और प्रियंका को लेकर संदेह करते थे। उन्होंने प्रियंका के फोन में रिजवान रहमान के मैसेज देखे थे। तब प्रियंका ने कहा था कि यह सिर्फ पढ़ाई के सिलसिले में शिक्षक से बात। अशोक टोडी ने तब उसे सतर्क किया था। इसके बाद प्रियंका के मोबाइल में रिजवान के ज्यादा मैसेज नहीं थे, तो अशोक टोडी ने सोचा था कि मामला खत्म हो गया है और उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद अशोक टोडी ने रिजवान से बात करने के लिए फोन किया। रिजवान ने फोन उठाया और अशोक टोडी को थोड़े फिल्मी अंदाज में कहा कि अगर आप चाहें तो अपनी बेटी से मिल सकते हैं, उसे आशीर्वाद दे सकते हैं। रिजवान ने बिना ज्यादा सोचे तिलजला वाला अपना पता दे दिया। अशोक टोडी और उनके भाई प्रदीप टोडी ने पता मिलने के बाद तुरंत रिजवान के तिलजला वाले घर की ओर रुख किया। रात 8 बजे के करीब वे रिजवान के घर पहुंचे। वहां जाकर देखा कि रिजवान, उसका भाई रुकबानुर और पप्पू, उनकी मां और प्रियंका बैठे हुए हैं, और प्रियंका के मामा अनिल सरावगी भी वहां मौजूद हैं। अशोक टोडी ने रिजवान के घर जाकर शांत भाव से प्रियंका की ओर देखा और कहा, प्रियंका, घर चलो।
तब प्रियंका ने अपने पिता अशोक टोडी को बताया कि वह अब घर नहीं जाएगी और अब से वह अपने पति के साथ ही ससुराल में रहेगी। इसके बाद पप्पू ने प्रियंका के पिता अशोक टोडी को प्रियंका और रिजवान की शादी का सर्टिफिकेट दिखाया। रिजवान का परिवार अशोक टोडी से बोला कि हाँ, शादी से पहले परिवार को बताना चाहिए था, लेकिन अब तो उनकी शादी हो चुकी है। प्रियंका चाहे तो जा सकती है, नहीं चाहे तो यहीं रहेगी, क्योंकि दोनों ही बालिग हैं और अपनी इच्छा से शादी की है। इसके बाद अशोक टोडी बार बार प्रियंका को समझाने की कोशिश करते हैं कि वह घर लौट चले, लेकिन प्रियंका कुछ भी सुनना नहीं चाहती। इसके बाद मजबूर होकर रात 1 बजे के करीब अशोक टोडी रिजवान के घर से निकल जाते हैं और कड़ैया थाने में जाकर शिकायत करते हैं कि प्रियंका की जबरदस्ती शादी की गई है। यह सुनकर पुलिस रिजवान के घर जाती है और प्रियंका को घर लौटने का दबाव देती है, लेकिन शादी के वैध कागजात देखकर पुलिस कुछ नहीं कर पाती। पुलिस अधिकारी वापस लौट जाते हैं। प्रियंका के पिता अशोक टोडी सुबह 8 बजे निराश होकर घर लौटते हैं, लेकिन उस समय उनके मन में एक पक्का फैसला बन चुका होता है कि किसी भी तरह वह प्रियंका को वापस लेकर आएंगे। उधर रिजवान और प्रियंका तिलजिला के छोटे से फ्लैट में एक साथ रहने लगे थे। दोनों की जिंदगी में उस समय प्यार और नए सपने थे, लेकिन प्रियंका के पिता अशोक टोडी इस सुखद जीवन को स्वीकार नहीं कर पा रहे। अशोक टोडी अपनी बेटी को वापस लाने के लिए बेताब हो गए थे। शादी के पहले ही दिन यानी 31 तारीख को उन्होंने प्रियंका को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसलिए 1 सितंबर को एक नया अध्याय शुरू हुआ, लेकिन इस बार समझाने में कोई शालीनता नहीं थी, बल्कि काफी गुस्सा शामिल था। उन्होंने रिजवान के परिवार को सीधा कहा कि अगर प्रियंका घर नहीं लौटती है तो उन्हें भयानक परेशानी का सामना करना पड़ रहेगा। लेकिन रिजवान एक बहादुर नौजवान था। उसने किसी भी हाल में हार नहीं मानी। उसने साफ साफ कह दिया कि प्रियंका मेरी पत्नी है, वह मेरे साथ ही रहेगी। लेकिन अशोक टोडी बहुत ही ताकतवर व्यक्ति थे और लक्सकोजी कंपनी के मालिक भी थे, इसलिए उनके राजनीति और पुलिस के उच्च स्तर पर काफी संपर्क थे। इस कारण वे कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी के पास मदद के लिए पहुंचे। इससे पहले तक पुलिस का व्यवहार एकदम ठीक था, लेकिन जब अशोक टोडी ने पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी से संपर्क किया, तब से पुलिस का बर्ताव बदलने लगा, जैसे कि उन पर प्रियंका टोडी को वापस लौटाने का कोई दबाव डाला जा रहा हो। लेकिन अशोक टोडी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इसके बाद उनके साथ पुलिस विभाग के 2 बढ़े अफसर जुड़ गए, डीजी अजय कुमार और डीजी ज्ञानवंत सिंह। इसके बाद से पुलिस बार बार रिजवान के घर आने लगी और रिजवान से प्रियंका को छोड़ने के लिए कहने लगी। पुलिस अधिकारी चेतावनी देते हुए बोले कि अगर रिजवान प्रियंका को नहीं छोड़ता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर भी रिजवान ने हार नहीं मानी। वह हिम्मत के साथ प्रियंका का हाथ पकड़कर खड़ा रहा। जब प्रियंका के पिता को कोई रास्ता नहीं सूझा, तब उन्होंने इलाके के एक प्रभावशाली व्यक्ति हसन अली के जरिए भी दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन इतनी सारी कोशिशों के बावजूद भी रिजवान अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। उधर रिजवान की हिम्मत देखकर अशोक टोडी का धैर्य टूटने लगा। आखिरकार 4 सितंबर को प्रदीप टोडी, प्रियंका के काका, ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें कहा गया कि रिजवान ने प्रियंका का अपहरण किया है। इस आरोप के बाद मामला एक पारिवारिक समस्या से निकलकर कानूनी पचीदगी में बदल गया। इसके बाद पुलिस ने रिजवान और प्रियंका को लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर बुलाया। वहां जाकर उन पर फिर से दबाव डाला गया। रिजवान से कहा गया कि अगर प्रियंका को नहीं छोड़ा तो अपहरण और चोरी के केस में जेल भेज दिया जाएगा। प्रियंका से कहा गया कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है, वे अस्पताल में भर्ती हैं, तुम घर वापस लौट जाओ। ये बातें सुनकर रिजवान भी थोड़ा कमजोर पड़ गया और प्रियंका के मामा अनिल ने प्रियंका को अलग से समझाया कि उसके पिता की हालत बहुत गंभीर है। प्रियंका चिंता में पड़ गई। आखिरकार रिजवान मान गया, लेकिन एक शर्त रखी गई कि प्रियंका केवल 1 हफ्ते के लिए घर जाएगी और 1 हफ्ते बाद फिर से रिजवान रहमान के पास लौट आएगी।
लेकिन चूंकि मामला बहुत दूर तक बढ़ चुका था और अशोक टोडी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे, इसलिए रिजवान रहमान के भाई रुकबान और उसका दोस्त पप्पू जानते थे कि प्रियंका का पिता किसी भी प्रकार की घटना कर सकता है। इसलिए उन्होंने पुलिस अधिकारी से कहा कि इस समझौते को कागज पर लिखित रूप में दिया जाए, ताकि भविष्य में किसी समस्या के समय वे इस कागज को दिखा सकें। उनकी इस बात पर पुलिस भी राजी हो गई, लेकिन वह लिखित कागज, जिसकी आगे चलकर कोई खास कीमत नहीं थी, क्योंकि उस पर किसी पुलिस अधिकारी की मुहर या स्टाम्प नहीं थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस तरह के अधिकृत कागज जारी करने का अधिकार किसी पुलिस अधिकारी के पास होता ही नहीं है। लेकिन इस बात की जानकारी रिजवान रहमान और उसके परिवार को नहीं थी। इसके बाद 8 सितंबर 2007 को प्रियंका अपने मामा के साथ घर चली गई, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उसका यह फैसला उसके जीवन को एक अलग मोड़ पर खड़ा कर देगा। रिजवान ने पहले सोचा था कि 1 हफ्ते बाद प्रियंका उसके पास लौट आएगी और वे पहले की तरह एक साथ रहेंगे, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी। दिन बीत गया, हफ्ता गुजर गया, लेकिन प्रियंका वापस नहीं आई। रिजवान ने कई बार फोन किए, मैसेज भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब उसे समझ में आया कि उसके साथ धोखा हुआ है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि अब वह कानून की मदद लेगा। इसके बाद 19 सितंबर को रिजवान रहमान ने एक चिट्ठी लिखी एपीडीआर नाम की एक मानवाधिकार संस्था को। चिट्ठी में उसने अपने और प्रियंका के पूरे मामले को बताया और यह भी बताया कि कैसे पुलिस और टोडी परिवार ने उन्हें अलग कर दिया। चिट्ठी में उसने यहां तक लिख दिया कि अगर मेरे धर्म से समस्या है तो मैं हिंदू बनने को भी तैयार हूं, बस प्रियंका को मुझे वापस लौटा दो। मैं शायद प्रियंका के बिना जी नहीं पाऊंगा। 21 सितंबर को रिजवान की मुलाकात एपीडीआर के उच्च पदस्थ सदस्य सुजातो भद्र से हुई। मिस्टर सुजातो भद्र ने उसे हिम्मत दी और भरोसा दिलाया कि वे जरूर उसकी मदद करेंगे, यहां तक कि पैसों की मदद भी करेंगे। उन्होंने उसे उत्साहित करते हुए कहा, तुम अपने जीवन साथी को वापस पाने की लड़ाई जारी रखो। इसके बाद रिजवान रहमान अपनी खाला के घर में रहने लगा। वह सुबह सुबह अलग अलग कामों के लिए निकलते थे और वकीलों व विभिन्न एनजीओ कर्मियों से मिलते थे ताकि प्रियंका टोडी को वापस पा सकें। लेकिन इसी बीच एक भयावह घटना घट जाती है। उस दिन सुबह 8:30 बजे वह घर से निकला था। फिर उसने वकील, एनजीओ और दोस्तों से मुलाकात की सुबह करीब 10:30 बजे। लेकिन यह बातचीत रिजवान और उसके वकील के साथ आखिरी बातचीत साबित हुई। कुछ ही देर बाद रेलवे पुलिस को कोलकाता के दमदम इलाके के पाटी पोखर के पास रेलवे ट्रैक के किनारे एक निश्चल शव मिला। सिर में गहरा जख्म था, शरीर पर नीले रंग के चोट के निशान थे। चारों ओर हंगामा मच गया कि ऐसा हादसा कैसे हो गया। फिर रेलवे पुलिस इस घटना की जांच करती है और बताती है कि यह व्यक्ति रेलवे ला था। इसके बाद जैसे ही उस व्यक्ति की पहचान होती है, पूरे शहर में टहलका मच जाता है। जब आम लोग जान पाते हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि रिजवान रहमान है, तब सवाल उठता है कि यह कैसे हो सकता है। एक ऐसा लड़का जो सुबह तक अपनी जीवन संगिनी को पाने के लिए संघर्ष करने का सपना देख रहा था, उसने अचानक कैद कर ली। इस बात पर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। ना मां किश्वर जहां, ना भाई, कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि उनका भाई इस तरह हार मान सकता है। इसके बाद रेलवे पुलिस रिजवान रहमान के शव को पोस्टमार्टम के लिए RG कर मेडिकल कॉलेज भेजती है। यह खबर सामने आते ही पूरे शहर में विरोध की लहर दौड़ जाती है। बड़े छोटे सभी लोग इसी घटना पर चर्चा करने लगते हैं। इस सनसनीखेज माहौल के बीच पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी का एक बयान आग में घी का काम करता है, जिसने इस केस को एक सर्व भारतीय मुद्दा बना दिया। रिजवान रहमान की इस दर्दनाक मौत की खबर आने के बाद विभिन्न न्यूज रिपोर्टर पुलिस से सवाल करने लगते हैं। एक रिपोर्टर जब पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी से पूछते हैं कि जब रिजवान रहमान और प्रियंका टोडी ने आपसी सहमति से शादी की थी और दोनों ही बालिग थे, इसके अलावा पुलिस ने उनका वैध विवाह प्रमाण पत्र भी देखा था, तो फिर पुलिस ने उनके रिश्ते में हस्तक्षेप क्यों किया? पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी जवाब देते हैं
कि ऐसे मामलों में अगर पुलिस नहीं घुसेगी तो कौन घुसेगा। माँ बाप अपने बच्चों को प्यार से पालते हैं और अगर वे बिना माँ बाप को बताए किसी से भी मनमर्जी से शादी कर ले तो यह कैसे चल सकता है। लेकिन हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि जो लोग बालिग हैं वे अपनी इच्छा से किसी से भी विवाह कर सकते हैं। यहां तक कि वे साथ रहने से पहले भी पुलिस को 5 पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार कर चुके थे। इसके बावजूद भी पुलिस उन्हें सही ढंग से सुरक्षा नहीं दे सकी। इन घटनाओं को जानने के बाद आम लोगों के मन में बस एक ही सवाल उठने लगता है, क्या पुलिस कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? इसके बाद आम लोगों के भीतर आक्रोश पनपने लगता है। इसके बाद पूरे कोलकाता में विरोध मार्च शुरू होता है। तिलजला के रहने वाले रिजवान रहमान की घटना, एक ऐसा आम लड़का जो प्यार के लिए समाज की सभी रुकावटों को पार करना चाहता था, अब वह जिंदा नहीं है। पुलिस का कहना था कि रिजवान ने लेकिन आम लोग इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यहां तक कि रिजवान की मां किश्वर जहां और भाई रुकबानुर तक इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने परिवार में इतनी दर्दनाक घटना घटने के बावजूद चुप्पी नहीं साधी, सीधा करया थाने जाकर प्रियंका के पिता अशोक टोडी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने स्पष्ट कहा, मेरा बेटा नहीं कर सकता, उसे योजना बनाकर है। अगले दिन 22 सितंबर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में कहा गया कि रिजवान के शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं और ये निशान ट्रेन दुर्घटना से मेल खाते हैं। इसके बाद मीडिया भी जांच में कूद पड़ती है। रेलवे के पास रहने वाले स्थानीय लोगों से जब पूछा जाता है तो वे बताते हैं कि शव रेल लाइन के पास सीधा पड़ा था, हाथ छाती पर रखे हुए थे और चेहरे पर कोई चोट का निशान नहीं था। शव लग रहा था जैसे किसी ने बहुत सावधानी से उसे इस प्रकार वहां रखा हो। यह खबर जंगल में आग की तरह फैलने लगती है। पूरे शहर में लोग सवाल उठाने लगते हैं, क्या यह सच में थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? इसके बाद आम जनता पार्क सर्कस में जमा होने लगती है। फिर यह गुस्सा विस्फोट का रूप ले लेता है और उत्तेजित भीड़ सड़कों पर उतर आती है। पूरे भारत में टहलका मच जाता है। नेशनल न्यूज में भी रिजवान रहमान की खबर दिखाने लगते हैं। आम जनता करया थाने को घेर लेती है और पुलिस से इस मामले की त्वरित जांच की मांग करने लगती है। वे लगातार विरोध मार्च निकालते हैं। चारों ओर एक ही अफवाह फैलने लगती है, पुलिस शायद इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। जनता का यह आक्रोश पूरे कोलकाता में फैलने लगता है। आम लोगों के साथ साथ मीडिया भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाने लगती है। राजनीतिक दल भी अब चुप नहीं रह पाते। वे भी एकजुट होकर सत्ता में बैठे शासकों पर दबाव बनाने लगते हैं। वे कहना शुरू करते हैं कि रिजवान की मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश है और उसे यौन हत्या किया गया है। इसके बाद विभिन्न विपक्षी दलों के नेता रिजवान के परिवार से मिलने जाते हैं और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन देते हैं। उस समय सत्ता में थी सीपीएम या वामफ्रंट सरकार। तब सरकार पर दबाव डाला गया कोलकाता के कमिश्नर प्रसून मुखर्जी को नौकरी से हटाने के लिए, क्योंकि पुलिस की भूमिका बहुत विवादास्पद थी। रिजवान की इस दर्दनाक मौत के सही न्याय के लिए जनता का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। तब मजबूर होकर तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने 24 सितंबर को यह केस सीआईडी को सौंप दिया। इसके बाद यह केस पूरी तरह सीआईडी के हाथों में चला गया और सीआईडी ने अपनी तरह से जांच शुरू की। शुरू में ही उन्होंने रेलवे अधिकारियों से पूछा कि किस ट्रेन की टक्कर से ऐसा हादसा हुआ, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि रेलवे अधिकारियों ने सीआईडी को बताया कि उस दिन उनकी किसी भी ट्रेन से ऐसा कोई टक्कर जैसा हादसा नहीं हुआ था। इसके बाद रेलवे की यह स्वीकारोक्ति जैसे आग में घी डालने जैसा था। फिर रिजवान रहमान के शरीर पर इतने सारे चोटों के निशान कहां से आए? कोई इसका उत्तर नहीं दे पाया। इससे लोगों के मन में शक और भी गहरा होने लगा और इन सब कारणों से जनता का भरोसा टूटने लगा। सीआईडी भी कोई ठोस जानकारी नहीं दे सकी। इसके बाद आम लोग सीआईडी से भी भरोसा खो बैठते हैं। फिर अंत में आम जनता के पास एक ही रास्ता बचता है, वे सीबीआई जांच की मांग करने लगते हैं। लाखों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगते हैं। रिजवानुर रहमान के लिए,
सबके हाथों में पोस्टर, किसी के मुंह से नारे। कोलकाता की सड़कों पर उस समय बस शोक की छाया थी। अन्याय के खिलाफ एक अडिग गुस्सा, लाखों आवाजों का गर्जन। रिजवान रहमान के लिए, आम लोगों के लिए, जैसे सपने देखने, प्यार करने और स्वतंत्र रूप से जीने के अधिकार पर ही सवाल उठने लगा। रिजवानुर की यह घटना आम जनता के अंदर एक गहरा गुस्सा पैदा करती है। जैसे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि सत्ता के सामने सच और सच्चा प्यार हार रहा है। इसके बाद मीडिया और जनता के दबाव में आकर और परिवार की तरफ से अदालत में याचिका दायर की जाती है सीबीआई जांच के लिए। इसके बाद 16 अक्टूबर 2007 को कोलकाता हाई कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश देता है। इसके बाद शुरू होती है सीबीआई की जांच। लगभग 2.5 महीने की जांच के बाद 4 जनवरी 2008 को उनकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में कहा गया कि रिजवानुर ने हत्या की थी, लेकिन इस दर्दनाक घटना के पीछे था मानसिक दबाव। और यह मानसिक दबाव पैदा किया था अशोक टोडी, उसके भाई प्रदीप टोडी और अनिल सावरागे ने, और महिउद्दीन उर्फ पप्पू ने। हां, यही वही पप्पू जो कि रिजवान के बड़े भाई रुकबानुर रहमान का दोस्त था। सीबीआई की जांच में उसके खिलाफ एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। जिस घटना के बारे में प्रियंका टोडी ने भी बताया था, उन्होंने कहा था, मैं रिजवान रहमान से प्यार करती थी, लेकिन हमारे इस रिश्ते का इतना दुखद अंत न होता अगर उनके भाई रुकबानुर रहमान और उनके दोस्त पप्पू को हमने यह बात न बताई होती। सीबीआई और भी बताती है कि बाद में पप्पू ने अशोक टोडी से 11 लाख रुपए लिए थे इस शादी को तुड़वाने के लिए। एक बार 5 लाख और दूसरी बार 6 लाख। इसके बाद एक और चौंकाने वाली घटना होती है जब प्रियंका 7 दिन के लिए अपने मामा के घर जाती है और फिर वापस नहीं लौटती। तब प्रियंका रिजवान रहमान को फोन करके पंपी के बारे में पूछती है। प्रियंका का ऐसा सवाल सुनकर रिजवान रहमान पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। असल में पंपी थी रिजवान रहमान की पुरानी गर्लफ्रेंड, जिससे बहुत पहले ही ब्रेकअप हो गया था। इसके अलावा तब तक पंपी की भी किसी और से शादी हो चुकी थी। असल में टोडी परिवार किसी भी तरह से चाहता था कि प्रियंका, टोडी और रिजवान के बीच का रिश्ता टूट जाए। इसके लिए पंपी का नाम लेकर प्रियंका के मन में रिजवान के प्रति जहर घोला गया। यहां तक कि प्रियंका के काका प्रदीप टोडी पंपी के पास गए थे ताकि वह प्रियंका के सामने रिजवान के बारे में विवादास्पद बातें कहे। रिजवान रहमान को प्रियंका के सामने बदनाम किया जाए और प्रियंका यह सब सुनकर मानसिक रूप से टूट जाती है और धीरे धीरे रिजवान रहमान से मानसिक रूप से दूर होने लगती है प्रियंका टोडी। इसके बाद सीबीआई प्रियंका के पिता अशोक टोडी और उनके कुछ रिश्तेदारों तथा कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाती है कि उन्होंने रिजवान को मानसिक रूप से दबाव में डालकर ऐसे हालात में पहुंचा दिया था जिसकी वजह से रिजवान मृत्यु के मुहाने पर खड़े थे। उसके खिलाफ धमकी दी गई थी और एक साजिश के तहत यह घटना अंजाम दी गई थी। कोलकाता हाई कोर्ट शुरुआत में चाहती थी कि इसे हत्यासों का मामला माना जाए, लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर देता है कि मामला उकसाने के आधार पर ही चलेगा। वर्तमान में आरोप हटा दिए गए हैं। केवल उकसाने और धमकी के मामलों पर ही अदालती कार्यवाही चल रही है। इस घटना के दौरान एक और अजीब बात सामने आती है। जिन्होंने रिजवान रहमान के शव को सबसे पहले देखा था, अरिंदम मन्ना, वह रेल पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे और शुरुआती जांच में भी शामिल थे। लेकिन कुछ दिनों बाद वह जीवित नहीं रहे। उन्हें रेलवे ट्रैक के किनारे मृत अवस्था में पाया गया। पुलिस इस घटना को भी आत्महत्या है, लेकिन इस मामले में काफी रहस्य बना हुआ है क्योंकि वह रिजवान रहमान के केस के एक परोक्ष गवाह थे। उनकी यह दर्दनाक मौत अचानक थी या किसी साजिश का हिस्सा, इस पर आज भी आम जनता के बीच संदेह बना हुआ है। कोई भी अपराधी सही नहीं होता। अपराध से दूर रहने की कोशिश करे और खुद को हमेशा सतर्क रखे। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि
और लोग भी वीडियो देखकर जागरूक हो सके।